नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्जाम सारथी पर। आज हम इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी पर रहेगी। इसके पहले हमने वर्ल्ड स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परिभाषा और अर्थ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है? यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत बाह्य अंतरिक्ष में उपग्रहों के डिजाइन, उनके प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अन्वेषण, डेटा संग्रह और दूर संचार प्रणालियों का संचालन शामिल है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं। क्या है? स्पेस सेगमेंट है, दूसरा है लॉन्च सेगमेंट, तीसरा है ग्राउंड सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में क्या क्या आते हैं? उपग्रह और पेलोड। क्या आते हैं? उपग्रह और पेलोड आते हैं। और प्रक्षेपण खंड में क्या आते हैं? लॉन्च सेगमेंट में रॉकेट और लॉन्च पैड। ग्राउंड खंड रिसीवर स्टेशन और डेटा विश्लेषण आते हैं। और प्रौद्योगिकी के आयाम क्या क्या हैं? टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार में आते हैं ब्रॉडबैंड, डीटीएच और ग्रामीण इंटरनेट संपर्क। मौसम पूर्वानुमान क्या है? इसमें आते हैं चक्रवात और बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ। रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, भू संसाधनों और कृषि का उपग्रह मानचित्रण आता है। इसको देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान का सामाजिक उपयोग भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की मुख्य रीढ़ है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इनका दूरदर्शी दृष्टिकोण क्या था और इनका योगदान क्या था, आइए इनके बारे में जानते हैं। संस्थानों की स्थापना के बारे में क्या योगदान था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में, कहाँ पर? अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल की स्थापना की, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की मातृ संस्था बनी। सामाजिक विकास पर बल, उनका दृढ़ विश्वास था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे गरीब तबके के उत्थान के लिए होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, उनके प्रयासों से ही थुम्बा में, कहाँ पर? थुम्बा में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परियोजनाएं शुरू हो सकी। इसको याद रखना है आपको। डॉक्टर विक्रम साराभाई को वर्ष 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। महान संगठक एवं उपग्रह वैज्ञानिक धवन और राव। प्रोफेसर सतीश धवन रॉकेट युग के शिल्पकार थे। क्या थे ये? रॉकेट युग के शिल्पकार प्रोफेसर सतीश धवन। इन्होंने संस्थागत मजबूती दी। डॉक्टर साराभाई के निधन के बाद, विक्रम साराभाई का निधन हो गया, उसके बाद इन्होंने इसरो को एक मजबूत प्रशासनिक और तकनीकी ढांचा प्रदान किया। नेतृत्व क्षमता, उन्होंने युवा वैज्ञानिकों की एक ऐसी टीम तैयार की जिसने पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसी भारी प्रणालियों के विकास की नींव रखी। स्पेस पोर्ट का विकास किया। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का आधुनिकीकरण उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। डॉक्टर यू आर राव उपग्रह प्रौद्योगिकी के जनक। कौन थे? उपग्रह प्रौद्योगिकी के जनक डॉक्टर यू आर राव। आर्यभट्ट परियोजना, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट 1975 के निर्माण के पीछे डॉक्टर यू आर राव का मुख्य तकनीकी मार्गदर्शन था। वैश्विक पहचान उन्हें दिलाई। उन्हें सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम आईएएफ में शामिल होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त है। संचार क्रांति, इनसैट प्रणालियों के विकास के मुख्य प्रेरणा स्रोत वही थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यू आर राव उपग्रह प्रौद्योगिकी के जनक हैं। आर्यभट्ट परियोजना इनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में भेजा गया था। वैश्विक पहचान दिलाए। उन्हें सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। मिसाइल मैन एवं प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा।
ये SLV-3 के परियोजना निदेशक थे। प्रथम स्वदेशी रॉकेट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया। ठोस ईंधन विशेषज्ञता, ठोस प्रोडक्ट के विकास और भारत में कंपोजिट मटेरियल्स के निर्माण में उनका योगदान अभूतपूर्व था। द्वंद्व नियंत्रण प्रणाली, उन्होंने रॉकेट की दिशा को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए आधुनिक थ्रस्ट वेक्टर प्रणालियों का विकास किया। रक्षा और अंतरिक्ष का एकीकरण, IGMDP अंतरिक्ष विभाग से DRDO में जाकर उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को गति दी और अग्नि व पृथ्वी मिसाइलों का निर्माण किया। वे असफलताओं से घबराने के बजाय उनके गहन वैज्ञानिक विश्लेषण और त्वरित सुधार के प्रबल पक्षधर थे। इसको याद रखिएगा आप लोग। डॉक्टर कलाम देश के पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जो बाद में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आते हैं इसरो के अध्यक्षों की ऐतिहासिक सूची। अध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं, चलते हैं। पहले नंबर पर है डॉक्टर विक्रम साराभाई, 1963 से 1971 के बीच में रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार और इसरो के संस्थापक अध्यक्ष। अंतरिक्ष विज्ञान के सामाजिक अनुप्रयोगों और थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना का श्रेय इन्हें दिया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसरो के संस्थापक अध्यक्ष थे और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं इंकोस्पार। और दूसरे आ जाते हैं प्रोफेसर MGK मेनन, जनवरी 1972 से सितंबर 1972 के बीच में रहे थे ये। संक्रमण काल के दौरान इसरो का सफल प्रशासनिक संचालन किया। भारत के पहले अंतरिक्ष आयोग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रोफेसर सतीश धवन, 1972 से 1984 के बीच में इनका कार्यकाल था। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। जो भी इस अध्यक्ष रहे हैं इसरो के, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इसका था सतीश धवन का। इनके नेतृत्व में भारत ने SLV-3 का सफल प्रक्षेपण किया और उपग्रह युग में प्रवेश किया। अंतरिक्ष विभाग का कुशल ढांचा तैयार किया इन्होंने। चौथे नंबर पर आ जाते हैं प्रोफेसर UR राव, 1984 से 1994 के बीच में ASLV और PSLV रॉकेट परियोजनाओं की शुरुआत की इन्होंने। इनसैट और IRS उपग्रह प्रणालियों का सफल प्रक्षेपण कर देश में संचार व मैपिंग क्रांति की शुरुआत की थी। अब आते हैं 1994 से 2015 के बीच में कौन कौन से रहे हैं। पाँचवें नंबर पर है डॉक्टर Kasturi रंगन, 1994 से 2003 के बीच में रहे हैं। PSLV रॉकेट को व्यावसायिक और अत्यंत विश्वसनीय स्तर पर पहुंचाया। ठीक है, याद रखिएगा PSLV रॉकेट को। भारी प्रक्षेपण वाहन GSLV का प्रथम विकासात्मक परीक्षण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। छठवें नंबर पर आते हैं श्री जी माधवन नायर, 2003 से 2009 के बीच में रहे थे। भारत का ऐतिहासिक प्रथम चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 2008 में सफलतापूर्वक पूरा किया। PSLV का सबसे शक्तिशाली संस्करण PSLV XL को डिजाइन और विकसित किया था श्री जी माधवन नायर ने। प्रथम चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 2008 में इनके कार्यकाल में सफलतापूर्वक भेजा गया था। सातवें नंबर पर आ जाते हैं डॉक्टर K राधाकृष्णन, 2009 से 2014 के बीच में इनका कार्यकाल था। भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान MOM इन्हीं के कार्यकाल में लॉन्च हुआ था। कब? 2013 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राधा कृष्णन के कार्यकाल में थे, भेजे गए थे। तो माधवन नायर के कार्यकाल में चंद्रयान-1 भेजा गया था, राधा कृष्णन के कार्यकाल में मंगलयान भेजा गया था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं श्री शैलेश नायक, 2015 से जनवरी 2015 के बीच में ही इनका कार्यकाल था। 10 दिनों का ही अल्पकालिक कार्यकाल था इनका। तो इसरो की प्रशासनिक निरंतरता को सुचारू रूप से बनाए रखा था इन्होंने, मात्र 10 दिनों के अल्पकालिक कार्यकाल में ही।
2015 से वर्तमान के बीच में कौन कौन थे? 9वें नंबर पर आ जाते हैं श्री एस किरण कुमार, 2015 से 18 के बीच में थे। स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली नाविक का नाविक तारामंडल को पूरा किया। जीएसएलवी मार्क 3 का पहला विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कराया। डॉक्टर के सिवान आ जाते हैं 10वें नंबर पर। इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? चंद्रयान 2 भेजा गया था मिशन, और चंद्रयान 2 मिशन और देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की रूपरेखा तैयार की। छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु एएसएलवी छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु एसएसएलवी, क्या है, कौन सा है, एसएसएलवी परियोजना की शुरुआत की। डॉक्टर एस सोमनाथ 2022 से 25 के बीच में थे। इनके अत्यंत लोकप्रिय नेतृत्व में ऐतिहासिक चंद्रयान 3, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया और आदित्य L1 सौर मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ इनके कार्यकाल में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये। चंद्रयान 3 भेजा गया था दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, आदित्य L1 मिशन भी भेजा गया था। डॉक्टर बी नारायण नारायणन, ये वर्तमान में है अभी, क्रायोजेनिक और लिक्विड प्रोपल्सन के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं ये। वर्तमान में गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? इनको स्पार्क का गठन कब हुआ, कैसे हुआ? आइए अब इसके बारे में जानते हैं। 1962 में इसका गठन हुआ था। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और परमाणु ऊर्जा विभाग की पहल पर वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंको स्पार्क का गठन किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंको स्पार्क का गठन 1962 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? आप लोगों को पहले भी बताया हमने, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसके नवगठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इनको, जिन्होंने देश में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा तय की। बात है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, क्या है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। स्थान का चयन जो किया गया था, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा नामक तटीय गांव को चुना गया, क्योंकि यह भूमध्य रेखी भूचुंबकीय विषुववृत्त के अत्यंत निकट स्थित है। वैश्विक महत्व क्या है इसका? इस स्थान से वायुमंडल के इलेक्ट्रोजेट का अध्ययन करना बेहद सुगम था, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वेधशाला के रूप में मान्यता मिली इसे। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। कुंभा क्या है? TERLS एवं प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण कब हुआ था? 1963 में। नाइकी अपाचे का प्रक्षेपण 21 नवंबर 1963 को अमेरिका द्वारा निर्मित नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट को थुम्बा से प्रक्षेपित कर भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था पहली बार। ये प्रथम ऐतिहासिक उड़ान है ये, पहली बार नाइकी अपाचे द्वारा प्रक्षेपण हुआ था। ये अमेरिका के द्वारा निर्मित है, नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट था। ठीक है, तो ये पहली उड़ान थी ये इंडिया की, ये पहली उड़ान थी। अब शुरुआती दिनों में रॉकेट के नाजुक हिस्सों और पेलोड को साइकिल तथा बैलगाड़ी पर ढोया गया था, जो वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोडियम वाष्प पेलोड, इस रॉकेट ने ऊपरी वायुमंडल में जाकर सोडियम वाष्प छोड़ी, जिससे ऊपरी हवाओं की गति का पहला प्रामाणिक डेटा मिला। ठीक है, इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण के समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई स्वयं थुम्बा में ही मौजूद थे। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसरो की स्थापना कब हुई थी और प्रारंभिक मील के पत्थर क्या थे? ठीक है, इसको समझते हैं। इसरो का जो उदय हुआ था, जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। डेट और सन दोनों याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो प्रशासनिक पुनर्गठन, अंतरिक्ष विज्ञान गतिविधियों को व्यापक और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए इंको स्पार्क का पुनर्गठन कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी।
ठीक है। इनको इस पार्क का पुनर्गठन किया गया था, जिससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। आर्यभट्ट 1900 आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन उपग्रह, जिसे सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट से कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। प्रायोगिक उपग्रह प्रयोग 1979 से 1981 के बीच में कौन कौन सा भेजा गया था? भास्कर 1 1979 में पृथ्वी के परीक्षण और जल स्रोतों के अध्ययन के लिए पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह। दूसरा भेजा गया था एप्पल 1981 में भारत का पहला संचार उपग्रह, जो भू स्थिर कक्षा में प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह का कुल भार 360 किलोग्राम था और इसकी छवि को बाद में भारतीय 2 रुपए के करेंसी नोट पर किसमें 2 रुपए के करेंसी नोट पर छापा गया। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग क्या है? इसका गठन जून 1972 में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी, ताकि वैज्ञानिक नीतियों का त्वरित क्रियान्वयन हो सके। सीधे ये पीएमओ के अधीन था। यह विभाग सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, जो इसकी प्रशासनिक स्वतंत्रता और महत्व को सुनिश्चित करता है। ठीक है। इसमें इसरो की क्या भूमिका है? इसरो इस विभाग के तहत काम करने वाली एक प्रमुख कार्यकारी अनुसंधान एजेंसी है। ध्यान रखिएगा इसको। इसरो इस विभाग के तहत काम करने वाली एक प्रमुख कार्यकारी अनुसंधान एजेंसी है। ठीक है? अब आते हैं अंतरिक्ष आयोग क्या है? स्पेस कमीशन। इसका मुख्य कार्य क्या है? देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण करना और वार्षिक बजट का आवंटन व निगरानी करना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतरिक्ष विभाग के सचिव ही अंतरिक्ष कौन होते हैं? अंतरिक्ष विभाग के सचिव ही अंतरिक्ष आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिससे प्रशासनिक समन्वय सुदृढ़ रहता है। अंतरिक्ष विभाग और इसरो दोनों का राष्ट्रीय मुख्यालय बेंगलुरु में कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आते हैं पृथ्वी की कक्षाएं, निम्न पृथ्वी कक्षा और ध्रुवीय कक्षा। ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में हमने वर्ल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था, तो थोड़ा इसमें भी जान लेते हैं क्या है ये। भौगोलिक ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो विशेषता इसकी क्या है? इस कक्षा में उपग्रह का आवर्तकाल अत्यंत कम, लगभग 90 से 120 मिनट होता है और ये तीव्र गति से परिक्रमा करते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, जासूसी उपग्रह और इंटरनेट उपग्रह जैसे स्टारलिंक इसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा SSO क्या है? इसकी भौगोलिक ऊंचाई है पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरने वाली कक्षा है, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 600 से 800 किलोमीटर होती है। इसके लाभ क्या है? कक्षा में स्थित उपग्रह जब भी किसी निश्चित भूभाग के ऊपर से गुजरता है, तो वह सूर्य के प्रकाश का कोण हमेशा समान होता है। तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश का कोण हमेशा समान रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इस कक्षा में स्थित उपग्रह जब भी किसी निश्चित भूभाग के ऊपर से गुजरता है, तो वहाँ सूर्य के प्रकाश का कोण हमेशा समान रहता है। रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन और मौसम मानचित्रण के लिए यह सर्वोत्कृष्ट कक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आते हैं मध्यम पृथ्वी कक्षा और भू स्थिर कक्षा। ये क्या है? मध्यम पृथ्वी कक्षा 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका मुख्य रूप से वैश्विक नौवहन प्रणालियों जैसे GPS, ग्लोनास के लिए उपयोग किया जाता है। भू स्थिर कक्षा क्या है? तुल्यकालिक कक्षा क्या है? पृथ्वी की सतह से ठीक 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितने पर? 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूमध्य रेखीय कक्षा। घूर्णन सामंजस्य, इस कक्षा में उपग्रह का आवर्तकाल
पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है। कितने? 24 घंटे के ठीक बराबर होता है, जिससे यह पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। संचार लाभ क्या है? 3 भू-स्थिर उपग्रह और मिलकर ध्रुवों को छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर निर्बाध और व्यापक संचार स्थापित कर सकते हैं। पहला क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट और मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये तीनों पृथ्वी पर निर्बाध और व्यापक संचार स्थापित कर सकते हैं, ध्रुवों को छोड़कर। अब आते हैं लैग्रेंज बिंदु। क्या है ये? इसको समझते हैं। ये विशिष्ट वैज्ञानिक कक्षाएं हैं। इसकी अवधारणा क्या है? अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु ऐसे क्षेत्र हैं जहां दो बड़े पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे पिंड अंतरिक्ष यान को उनके साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल के ठीक बराबर होता है। इसके लाभ क्या हैं? इन बिंदुओं पर अंतरिक्ष यान को स्थिर रखने के लिए बहुत कम ईंधन की आवश्यकता होती है। कुल बिंदु कितने हैं? सूर्य पृथ्वी प्रणाली में कुल 5 लैग्रेंज बिंदु L1, L2, L3, L4 और L5 हैं। आदित्य L1 और जेम्स वेब का एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। L1 बिंदु जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर। भारत का आदित्य L1 सौर वेधशाला इसी बिंदु पर स्थित है। L2 बिंदु पर क्या है? यह पृथ्वी के पीछे स्थित है। ये जो है पृथ्वी के आगे ही स्थित है और ये पृथ्वी के पीछे स्थित है। नासा का प्रसिद्ध जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी बिंदु पर परिक्रमा करता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। L1 जो बिंदु है ये पृथ्वी के आगे सूर्य के सूर्य की तरफ पृथ्वी के आगे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो L2 ये बिंदु है ये पृथ्वी के पीछे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासा का प्रसिद्ध जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी बिंदु पर परिक्रमा कर रहा है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। रॉकेट प्ररोदन का सिद्धांत और ठोस ईंधन तकनीक। प्ररोदन सिद्धांत क्या है? रॉकेट प्ररोदन मुख्य रूप से न्यूटन के गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। उच्च वेग से नीचे निकलने वाली गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर थ्रस्ट करती है, धकेलती है। तो इससे काफ़ी फोर्स इसको प्राप्त होता है। ये क्या है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के गति के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। सॉलिड प्रोपेलेंट क्या है? ठोस प्ररोधक क्या है? इसका जो रासायनिक यौगिक है मुख्य रूप से हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन, HTPB। क्या है? इस HTPB का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। HTPB का उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? ठोस ईंधन को एक बार जलाने के बाद रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह रॉकेट को भारी आरंभिक थ्रस्ट देता है और इसके लाभ क्या है? इसे लंबे समय तक बिना रिसाव के भंडारित किया जा सकता है। यह अत्यंत विश्वसनीय और निर्माण निर्माण में सरल होता है और इसका विशिष्ट आयोग जो है द्रव और क्रायोजेनिक ईंधन की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसकी लिमिटेशन भी है। द्रव प्ररोधन प्रणाली और प्रसिद्ध विकास इंजन। द्रव ईंधन तकनीक में क्या क्या लगता है? रासायनिक ईंधन जो रहता है वो क्या रहता है? इसको मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन UDMH को ईंधन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करता है। नियंत्रण सुविधा। द्रव प्ररोधन प्रणालियों को आवश्यकता अनुसार शुरू, बंद या थ्रॉटल थ्रॉटल क्या है? धीमा या तेज किया जा सकता है। विकास इंजन। इसके इतिहास को समझते हैं। इसे इसरो के वैज्ञानिकों ने फ्रांसीसी सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया था। इसका नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर रखा गया है।
इसकी उपयोगिता क्या है? यह पीएसएलवी के दूसरे चरण, जीएसएलवी के दूसरे चरण और LVM3 के L110 कोर लिक्विड चरण में प्रयुक्त होने वाला भारत का सबसे भरोसेमंद इंजन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। विकास इंजन का निर्माण इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका इतिहास क्या है? इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने फ्रांसीसी सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया। ठीक है, चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। क्रायोजेनिक ईंधन तकनीक, वैज्ञानिक चुनौती एवं स्वदेशी विकास। क्रायोजेनिक्स क्या है? यह अत्यंत निम्न तापमान -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पर गैसों को के द्रवीकरण और उनके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ईंधन संरचना, इसमें द्रव हाइड्रोजन को ईंधन तथा द्रव ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका विशिष्ट आयोग आवेग, इसकी उच्च उच्च दक्षता होती है। इसमें ठोस और द्रव ईंधनों से लगभग 1.5 गुना अधिक होता है। ईंधन कौन कौन से लगते हैं? इसमें द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में और द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक्स में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अत्यंत निम्न तापमान होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। स्वदेशी इंजन CE 7.5 CE 20, रूस का इनकार 1990 के दशक में हुआ था। अमेरिकी दबाव की वजह से रूस ने भारत को क्रायोजेनिक तकनीक देने से मना कर दिया था, जिसके बाद इसरो ने पूर्णतः स्वदेशी विकास शुरू किया। कौन सा बनाया था? CE 7.5 GSLV मार्क 2 के ऊपरी चरण C12.5 में प्रयुक्त होता है और CE 20 LVM3 बाहुबली रॉकेट के C25 क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है और भारतीय रॉकेट का भविष्य क्या है? सेमी क्रायोजेनिक प्ररोदन में ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन के स्थान पर अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिष्कृत केरोसिन का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का ही प्रयोग होता है। इसके लाभ क्या हैं? इसके कम परिचालन तापमान, ईंधन को सामान्य तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है, जिससे केवल ऑक्सीकारक के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से भी किफ़ायती है। लिक्विड हाइड्रोजन की तुलना में केरोसिन का भंडारण और परिवहन बेहद आसान और सस्ता है। इसकी पेलोड क्षमता में भारी वृद्धि। एस सी ई एस सी ई 200 इंजन, SCE 200 इंजन इसरो वर्तमान में 200 टन थ्रस्ट वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। SCE 200 इंजन इसरो वर्तमान में कितना टन? 200 टन थ्रस्ट वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। LVM3 का अपग्रेडेशन, इस इंजन के कोर चरण में शामिल होने से LVM3 की पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़कर सीधे 6 टन GTO हेतु हो जाएगी। बातें हैं, इसके सफल परीक्षण के बाद भारत भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहली क्लास आज हो गई है। अब अगली जो क्लास रहेगी इसके बाद अपलोड हो जाएगी चैनल पर। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और ये पूरी कंप्लीट क्लास रहेगी। यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम है इस टाइम जो चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस क्लास को। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।